हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर सेकंड, एक दल की प्रभुत्व का दौर। तो आप जानते हैं कि जब से हमारी आज़ादी हुई है, मतलब आज़ादी के बाद से हमारे देश में एक ही पार्टी का शासन रहा है लगभग 2014 तक। देख लीजिए आप, उसके बाद से बीजेपी आई है। उसके पहले तो मतलब बीच में छोटी मोटी पार्टियाँ आई है, लेकिन वहाँ तक बस एक पार्टी ने शासन किया है ज़्यादातर, वो है कांग्रेस। और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। तो इसमें हम कांग्रेस के बारे में, सबसे ज़्यादा मुख्य पार्टी हमारी ये कांग्रेस, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये एक दल था जो कि ये कई सालों तक इसने शासन किया है। तो इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत पे, तभी इसकी स्थापना हो चुकी थी। तब ये एक पार्टी नहीं थी, तब ये एक संघ था। यानी कि कांग्रेस नाम का उन्होंने एक संघ, अलग संगठन बनाया था, जिसमें कि कई नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक, जो जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सब इसी में शामिल थे। तो उनका एक दल था पहले, जिन्हें कि कांग्रेस कहा गया। और इनका जो संस्थापक था वो ए ओ ह्यूम थे। ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। इनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना भी यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। इनके जो प्रमुख नेता हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जी और लाला लाजपत राय, ये आदि इनके प्रमुख नेता रहे हैं। 1947 से 1952 तक स्वनियोजन पार्टी। अब देखिए स्वनियोजन क्या होता है, इस शब्द को समझिए। स्वनियोजन, जब आपको पता है जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ, वैसे तुरंत ही तो चुनाव थोड़ी ना होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग भी बना है, उसके बाद ही तो चुनाव होंगे। तो उससे पहले ये खुद ही ये तय कर लिया था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये गृह मंत्री बनेगा, ये मतलब रक्षा मंत्री बनेगा, ये केंद्रीय मंत्री बनेगा, ये सब कुछ इन्होंने तय कर लिया था। तो 1947 से 1952, 5 सालों तक ये मतलब अस्थायी सरकार रही थी इनकी। अब चुनाव आयोग के बारे में देखिए। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये कांग्रेस की स्थापना वगैरह इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये याद करना है इनको, ये ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चुनाव आयोग के बारे में भी बहुत सवाल आता है। पहले चुनाव आयुक्त का नाम आपको याद रखना है, सुकुमार सेन। अब आपका पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट में ये बताना है कि वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है। अब देखिए, प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? अपना दबदबा। यानी कि 3 चुनाव में इसने ही अपना दबदबा कायम कर रखा था। सबसे मुख्य पार्टी थी, सबसे ज़्यादा सीटें जीतती थी और प्रथम स्थान पे आती थी। और इसे कोई मतलब विपक्ष की जो पार्टी थी इसकी, वो बहुत ही कम सीटें लेकर आती थी। एकमात्र जो कम्युनिस्ट की सरकार थी वो दूसरे नंबर पे आती थी विपक्ष में। सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब 1951-52 के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 490 में से 300 सीटें जीती। 490 में से, लोकसभा की हमारी पहले 490 सीटें थी, उसमें से 364 सीटें जीती। देखिए कितनी बड़ी जीत थी। फिर जब 1971 में जीत हुई तो फिर सीटें बढ़ गई, फिर 371 सीटें जीती। फिर 1962 में चुनाव हुआ तृतीय, तो उसमें 361 सीटें जीती। अब आपको बताया जब 1962 में चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये 3 चुनाव में मतलब सबसे ज़्यादा इसका दबदबा रहा। बाकी भी आगे रहा, लेकिन इन 3 चुनाव को मुख्य चुनाव माने जाते हैं। एकमात्र राज्य केरल में विपक्ष की सरकार बनी, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी सरकार केरल में बनी। लेकिन हुआ क्या था कि ये दो दो साल तक ही टिक पाई। 2 साल बाद में ये गिरा दी गई। क्यों, देखिए। किंतु 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि 356 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि हम किसी भी अगर कोई गठबंधन से कोई पार्टी बनाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी
एक ऐसी पार्टी थी जिसने गठबंधन से सरकार बनाई हुई थी, तो उसको गिराने का जिम्मा केंद्र सरकार को होता है। तो केंद्र सरकार उसे गिरा भी सकती है, मतलब राज्य की सरकार को। तो केंद्र सरकार ने ऐसा ही किया था, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को गिरा दिया था। तो अब देखिए, यहाँ के जो नेता थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे केरल के, EMS नबूरीवाद ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमें किसी की दूसरी पार्टी नहीं गिराना चाहिए, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए पहले, कि भाई आप दूसरे का नुकसान करोगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा। उन्होंने ये कहा था। अब देखिए, मतदान के बदलते तरीके। अब आपने ये तो देख लिया कि आपको ये समझ में आ गया कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था और उन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती, आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि एकमात्र राज्य केरल में विपक्ष की सरकार बनी थी, लेकिन 1959 में वो गिरा दी गई। और ये नेता का नाम याद रखना है, EMS नबूरीवाद। अब देखिए, मतदान के बदलते तरीके। मैंने बिल्कुल आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, वरना बुक में आपको ऐसे नहीं दे रखा। आपको ये पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि पहले के मतदान करने में और आज के मतदान में कितना अंतर है, क्या फ़र्क है। इस पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनते, और आंसर भी आप इतने बड़े लिख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लिख देंगे कि पहले मतपेटियों का इस्तेमाल होता था और अब वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इससे ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का तरीका समझिए। पहले देखिए, पहले जो जब देश आज़ाद हुआ था तो मतपेटियों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि पहले इतना हमारी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी और ना ही इतने पढ़े लिखे लोग थे। तो उस मतपेटियों पे लिखे होते थे चुनाव चिन्ह कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये किसी और पार्टी का। तो अगर जिस पे वोट देना उस पर थप्पा मारो और पर्ची डालो। फिर मतपत्र का इस्तेमाल हुआ। मतपत्र पे मतलब एक पेपर होता था, उस पर नाम लिखा होता था, इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, तो उस पर टिक कर दो, ऐसे हुआ करता था। और अब 1990 से वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लग गया। लगभग 2004 से तो पूरे देश में इसका इस्तेमाल होने लग गया। वोटिंग मशीन में होता है कि बस बटन दबाओ और आपका काम हो गया। इसमें ना कोई चीटिंग की गुंजाइश होती है और ना किसी और चीज़ की। तो इस पर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले चुनाव के बदलते तरीक़ों के बारे में बताइए, और ये बताइए कि इससे क्या क्या फ़ायदा है, नुकसान है। इसमें मतलब अलग अलग पॉइंट निकालिए, आप हेडिंग अच्छी डालिए, बस पॉइंट अपने आप निकलते जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि इसका जो दबदबा था उसकी नेचर कैसी थी, क्या प्रकृति थी और किस कारण थी वो। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक ही दल के प्रभुत्व से गुजरा हो। मतलब भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक पार्टी ने शासन किया हो। ऐसे बहुत से देश है, चीन, यूरेशिया, रूस, ये जितने भी देश हैं, ये सब एक पार्टी का है। लेकिन इनमें और हमारी पार्टी में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। कि हमारा जो संविधान है वो सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपको याद होना चाहिए। ये पिछली बार हमने पढ़ा था कि हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे भारत में अलग अलग दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, और जो चुनाव में विजयी हो गया वो अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है। जैसे चीन में संविधान में ये बता रखा है कि हमेशा एक ही पार्टी राज करेगी, कम्युनिस्ट। बार बार चुनाव होंगे, बार बार वही जीतेगी, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई होगा नहीं, तो वही जीतेगी। तो हमारे और दूसरे देशों की पार्टी में आप अंतर समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो एक दल की व्यवस्था है वो उनकी मजबूरी के ऊपर है। लेकिन हमारे में, हमारी जब विपक्ष में कोई पार्टी नहीं थी तो एक ही पार्टी का शासन होगा। और अब क्यों नहीं है, कांग्रेस का? क्योंकि विपक्ष में एक बड़ी पार्टी आ गई है, बीजेपी, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं है। अब देखिए, परंतु बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा फ़र्क है। ये मैंने आपको बता दिया क्या बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उनके संविधान में बता रखा है कि यहाँ पे एक पार्टी का शासन होगा, लेकिन हमारे संविधान में बता रखा है कि हमारे अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। वहाँ के जो लोकतंत्र है वो उन्हें एक ही पार्टी के शासन करने की अनुमति देता है। कुछ देशों जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया, अभी मैंने बताया कि संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के शासन की अनुमति है। ये जो 3 देश बताए गए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बताए गए हैं। बाकी और भी देश हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी की अनुमति है। जैसे हमारे भारत में तो हम आंदोलन कर सकते हैं कि कोई भी विपक्षी पार्टी हो उसके खिलाफ, लेकिन विपक्षी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी भी चीज़ का हम आंदोलन कर सकते हैं, हम सरकार को गालियाँ दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इतनी खतरनाक होती है कि चीन में अगर कोई ऐसा आंदोलन कर दे तो उसे खुलेआम गोली मार दिया जाता है, फिर फांसी की सज़ा तुरंत ही दे दी जाती है वहाँ पे, बिना कोई अदालत चचेरे बिना। तो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा इतनी खराब होती है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चीन के एक नेता थे माओ त्संग। ये इतने मतलब विचार, इनके मतलब इतने तीखे विचार थे। ये कहते थे कि सब कुछ ख़त्म करो, सभी का शासन, सबसे सब जनता से सब कुछ छीन लो, और मतलब एक ही पार्टी राज करे, सब सरकार के पास सब कुछ हो, सरकार सबको संसाधन बांटे। ये ऐसा चाहता था, ये माओवादी मतलब ऐसा, ये माओवादी था और इसने ऐसा कह दिया था। तो जब से चीन में इसे राष्ट्रपिता मानने लग गए, जैसे हमारे गांधी जी को मानते हैं वैसे ही, और वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन होने लगा। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं, और बार बार क्यों जीती रही, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि इसके जो प्रमुख नेता थे, गांधी जी भी इसी में शामिल थे, लेकिन वो किसी पार्टी की तरफ नहीं थे। वो मतलब जो इसके नेता थे प्रमुख, इसमें क्रांतिकारी थे, वो उनकी तरफ थे। तो और सबसे बड़े नेता जो करिश्माई नेता हैं जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसी पार्टी में थे। तो इसलिए ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि इसमें प्रमुख नेता थे। कांग्रेस पहले से एक सुसंगठित पार्टी थी और सबसे पुरानी पार्टी थी। सबसे पुरानी पार्टी है 1885 में, और जो बाकी की पार्टियाँ वो आज़ादी के बाद बनी है। तो ये कितनी पुरानी है देखो, 200 साल पहले की पार्टी है ये, 150 साल। कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में, जब ये पार्टी नहीं बनी थी तो एक सामाजिक गठबंधन था, मतलब ये लोगों के भले के लिए बनाई गई थी। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने क्यों बनाई थी कि मतलब एक जनता को समझाने के लिए एक ऐसा दल होना चाहिए, एक ऐसी मतलब सामाजिक संगठन होना चाहिए जो जनता को समझाए। क्योंकि पहले बहुत आंदोलन होते थे तो उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं था, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने ये बनाई थी। पहले जो थे इसमें ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन अब जब वो चले गए तो उनके वो अधिकारी भी चले गए। अब देखिए, 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और यह एक जन पार्टी बन गई थी। इसने आंदोलन का रूप ले लिया था और एक जन पार्टी बन गई थी। आगे देखिए, कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे यानी कि शहर के अमीर लोग और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, अमीर और गरीब आदि सभी वर्गों को जगह मिली। जैसे ऐसे शब्द आए ना, आपको शब्द आए उनको आपको नोटिस कर लेना है, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बासिंदे, जैसे आपको पता नहीं था क्या होता है बासिंदे, मतलब शहर के वो अमीर लोग जो भी कांग्रेस में शामिल थे। चलो ये बताया गया इसमें कि चाहे वो कोई से भी वर्ग का हो, कोई सी भी जात का हो, कोई सी भी धर्म का हो, सब कांग्रेस में शामिल थे उस टाइम पे। कांग्रेस को मतलब कांग्रेस पार्टी को देवता जैसे मानते थे, मतलब इसमें जो भी नेता हैं वो भगवान जैसे हैं, ऐसे मानते थे पहले। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता उभरे। जो गांव की तरफ ज़्यादा मतलब जिनका अनुभव था, ज़्यादा खेती किसानी थे, उनकी तरफ ये उनके मतलब भले के लिए पार्टी बनाई गई थी, और उनका मतलब इनकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा। कांग्रेस ने सबको एकजुट किया और ये एक आदर्शवादी पार्टी बन गई। कांग्रेस ने सबको एकजुट किया कि चाहे तुम अमीर हो गरीब हो, ये सब छोड़ो और हमारी तरफ शामिल हो, मतलब सब एकजुट में हो। तो ये जनता को यह पसंद भी आया और ये उनकी नज़रों में अच्छी पार्टी बन गई। धीरे धीरे कांग्रेस सबके हितों के लिए काम करने लगी और सबकी नज़रों में अच्छी बनने लगी। अब आता है मेन टॉपिक यहाँ से कि कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां और कौन सी थी। ये आपको याद रखनी है, 4 पार्टियां। पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी थी ये, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है बिल्कुल। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, इन 4 पार्टियों के बारे में हम पढ़ते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को ले लेते हैं। इसके बाद में 2 भाग हो गए थे, सीपीआई और सीपीआई-एम। एम का मतलब मार्क्सवादी, एक मार्क्सवादी को मानते थे और एक सीपीआई थी। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह
कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। 1920 की बात है, जब से इस पार्टी की मतलब शुरुआत हो चुकी थी। ये एक पार्टी नहीं थी, ये एक ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप, ये अलग बनाया गया था। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। 1935 से ये कांग्रेस में शामिल थी, मतलब कांग्रेस के दायरे में रहती थी और उसकी बात मानती थी। लेकिन परंतु साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। उन्होंने अलग मतलब कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और अलग मतलब अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़कर आम चुनाव में भाग लेने लगी। पहले वो आंदोलन करती थी, क्या करती थी कि जहाँ भी कुछ मतलब दंगा होता था वहाँ पे आंदोलन करके सड़क पे बैठ जाती थी। वो एक ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप था, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। मतलब जो साम्यवाद को नहीं मानता था उसके खिलाफ वो आंदोलन करती थी। तो पहले ये एक ग्रुप था, पार्टी नहीं थी। लेकिन जब 1951 से इसने साम्यवादी पार्टी के हिंसक क्रांति को छोड़ा, उसके बाद ये चुनाव में हिस्सा लेने लगी। क्योंकि जब चुनाव ही पहले 1951-52 में हुए थे, तो तभी से इसने चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनकर उभरी। 490 में से जब कांग्रेस ने 364 जीत ली और 16 इसने जीत ली, और पार्टियां 2, 3, 4 ऐसे लेके आई थी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। मतलब जहाँ पे मार्क्सवादी मानने वाले लोग थे, इनमें कुछ लोग थे जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, उन्होंने इस पार्टी को समर्थन दिया। केरल में इसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला और वहाँ पर इसकी सरकार भी बनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, A.S. ढांगे, E.S. नंबूरिवाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरिया के नाम लिए जाते हैं। कुछ मैन नेताओं के नाम हैं जिसमें इसमें शामिल थे। 1964 में यह पार्टी दो भागों में बट गई, एक CPI और दूसरी CPI-M। CPI जो कि मतलब एक तरीके से भारत की पार्टी थी, CPI-M ये मार्क्सवादी पार्टी थी। मतलब हिस्सा तो एक ही पार्टी के थे, लेकिन इसमें एक अलग दल बन गया कि ये मार्क्सवादी को मानती है और एक अलग दल बन गया कि ये मतलब उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानती है, ना कि ना साम्यवादी को मानती है ना पूंजीवादी को। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें तो आज़ादी से पहले ही पड़ चुकी थी। इसकी जो जड़ें थी वो पहले ही हमें देखने को मिलती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। मतलब पहले इसे एक संगठन का नाम दिया गया, एक संगठन बनाया गया था जो कि एक युवा नेताओं ने ही किया था इसका गठन। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमें देश में परिवर्तन करना चाहिए, और ये भी चाहते थे कि हमारा जो भारत है उसको मतलब एक किया जाए। मतलब ये विचारधारा इसकी अलग थी। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और एक चुनावी पार्टी बन गई। 1948 के बाद, यानी कि जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये अलग पार्टी बन गई। पहले ये कांग्रेस में शामिल थी। इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इसका नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में एक अस्पताल है इनके नाम से, ये बहुत प्रमुख नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव, SM जोशी आदि। अब देखिए स्वतंत्र पार्टी। इसकी जड़ें कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में देखी जा सकते हैं। एक नागपुर अधिवेशन हुआ था जिससे इसकी जड़ें पड़ गई थी, उसी से ये पार्टी बनना शुरू हुई। नागपुर अधिवेशन क्या है, आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ना। 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। 1959 में, आपको डेट याद रखनी है कौन सी पार्टी कब अस्तित्व में आई। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हड़बंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। ये कहती थी कि जो कृषि पर जमीन की जो हड़बंदी होती है, मतलब जो लड़ाई होती है, उसके खिलाफ थी कि सरकार क्या कर रही है, इस सरकार के खिलाफ थी। सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी कि सरकार इन पर नियंत्रण क्यों लगाती है, किसानों को उनका पूरा मतलब अधिकार दे, उनकी पूरी खेती करने का अधिकार दे उन्हें, उन पर नियंत्रण क्यों लगाती है। क्योंकि जो हमारे पहले ब्रिटिश थे वो भी ऐसा ही करते थे,
जो पहले हमारे नील की खेती की जाती थी उसमें से केवल 25% किसानों को देते थे, बाकी खुद रखते थे। तो ऐसे फिर सरकार करने लग गई, तो इसके ये खिलाफ थी। स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार और राजे महाराजे आकर्षित हुए, क्योंकि ये उनके फायदे की बात करती थी। ये धीरे धीरे इनको मतलब अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि ये चुनाव में जीतना चाहती थी। यह दल गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती थी। ये कहती थी कि हमें सोवियत संघ से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, बल्कि अमेरिका से रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमारा साथ देगा और सोवियत संघ नहीं देगा, ये ऐसा मानती थी। और हमें गुट निरपेक्ष नहीं रहना चाहिए, हमें मतलब सोवियत संघ में शामिल हो मतलब अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, नाटो में, ये ऐसा मानती थी। आप देखिए लास्ट पार्टी भारतीय जनसंघ, ये सबसे प्रमुख पार्टी, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। वर्तमान में ये जो आप बीजेपी देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, इसी का अंग है। इसका नाम बदलकर बस बीजेपी कर दिया गया। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। डेट आपको इसकी प्रमुख याद रखनी है कि इसका गठन कब हुआ था। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दिल्ली में एक बिल्डिंग है सिविक सेंटर, 27 मंजिला बिल्डिंग है, ये सब दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिविक सेंटर, जिसका पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर। तो आपको ये नाम जरूर याद रखना है। और इस बिल्डिंग का भी सिविक सेंटर, ये इन्हीं की मतलब इनकी बनाई हुई है, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में ये बनी थी बिल्डिंग, इसलिए इसका नाम, और ये पार्टी भी यहीं पे बनी थी। जनसंघ अपनी विचारधारा और कर्मों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है, मतलब इसके विचार अलग थे। अब देखिए क्या विचार थे। जनसंघ ने कहा कि एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया जाए, मतलब सब कुछ खत्म करो, एक देश बनाओ, एक संस्कृति होनी चाहिए, अलग अलग संस्कृति मत अपनाओ, एक राष्ट्र बनाओ, मतलब पाकिस्तान को ख़त्म करो, बांग्लादेश को ख़त्म करो, सबको भारत में शामिल करो और एक भारत बनाओ, यही चाहती थी। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। उन्हें कहा था तो तुम पाकिस्तान की बात क्यों मान रहे हो, क्यों मुस्लिम लीग की बात मान रहे हो, उन्हें आप भारत में ही शामिल करो, जैसे वो पहले भारत में शामिल थे वैसे ही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे अलग थी। ये कहती थी कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए ना, हम इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े हैं, अंग्रेज जा चुके इसलिए उनके साथ इंग्लिश भी जा चुकी, ये मानते थे। 1964 में चीन ने अपना आणविक परीक्षण किया था, तो इसके बाद से जनसंघ ने भी लगातार इस बात की पैरवी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे, क्योंकि इसको चिंता होने लगी थी इस पार्टी को कि चीन ने ये तैयार कर लिया, क्योंकि 1900 आपको बताया 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें चीन ने विजय प्राप्त की थी और फिर उसने आणविक हथियार बना लिए थे, एटम बम। तो फिर भारतीय जनसंघ ने ये कहा कि भारत भी ऐसे एटम बम तैयार करे ताकि युद्ध में हमारे काम आए। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली पार्टी थी। जब पहली बार बीजेपी की इसके बाद मतलब इसे चुनाव में से निकाल दिया गया था, फिर इसे बीजेपी नाम रखा गया। और जब बीजेपी, आपको बताना है कि पहली बार बीजेपी की सरकार कब बनी थी, ये आपको बताना है कमेंट में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जड़ें इस पार्टी में ही थी। ये आपका लास्ट टॉपिक है कि अब जो आप भारतीय जनता पार्टी देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, वो सब भारतीय जनसंघ से ही निकली थी। इसके एक प्रमुख नेता और हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मोदी जी के गुरु हैं, वो भी बीजेपी पार्टी में शामिल थे। तो सबसे, अगर आपसे ये भी आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बीजेपी ने आज तक मतलब कितने चुनाव में विजय प्राप्त की और मतलब कब से ये टिकाऊ पार्टी है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसका अगला चैप्टर है वो, इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।